So friends, welcome to the channel Total to Study. So this is the second lecture of our question bank series. So here we will discuss some questions on short answer questions and long answer questions. So let us get on to the first question. So the first question is, derive an expression for kinetic energy of a rotating body with uniform angular velocity. The second question is, obtain an expression for the torque acting on a rotating body with constant angular acceleration. And the fourth question is, obtain an expression for the angular momentum of a body rotating with uniform angular velocity. अब यहाँ पर हमने ये तीन क्वेश्चन साथ में क्यों लिखे? ये इसलिए लिखे क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन या फिर आंसर एक ही तरह का है. अगर आपको इसमें एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करना आ गया तो आप इससे तीनों क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं हम कि इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा. अब यहाँ पर है कि ये एक रैंडम बॉडी, रिजिड बॉडी. अब इसको आप कैसे भी उतार सकते हैं. इसमें मतलब कुछ स्पेसिफिक टर्न्स या ट्विस्ट किधर से करने की जरूरत नहीं है. आपका जैसा हैंड ऐसे कैसे भी बना सकते हैं. बस इसमें ये अंदर बनाने आना चाहिए आपको. ये जैसा बना हुआ है तो रेडियस r वेक्टर, m मास, v टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये आपको इसमें बनाना आना चाहिए. What this diagram is describing, it is describing that this rigid body is rotating with angular velocity omega, right? And we have considered three particles, m1, m2 and m3, and like this we can consider n number of particles, so that will be mn, right? So अब यहाँ पर हमको ये करना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है. अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी कैसे निकालेंगे हम उसके कुछ पार्ट्स कंसिडर करेंगे कि वो पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और बाद में वो सबको जब एडिशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल रिजिड बॉडी हमको मिल जाएंगी. तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी, लेट अस कंसीडर पार्टिकल m1, पार्टिकल विथ मास m1, मास m2, m3, m4 and its tangential velocities be v1, v2, v3 and vn respectively. So total kinetic energy will be kinetic energy of particle 1 plus kinetic energy of particle 2 plus kinetic energy of particle 3 plus dot 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 kinetic energy of particle n. मतलब पूरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को जब ऐड करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएंगी. अब काइनेटिक एनर्जी का हमको बेसिक फॉर्मूला ये मालूम है कि हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. और हमने इससे पहले देखा भी है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v और ओमेगा का ये रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो वो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, v की जगह आर ओमेगा कर दिए. तो अब यहाँ पे v स्क्वायर है तो यहाँ पे आर ओमेगा का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे होगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पर ओमेगा, अब यहाँ पर हमने लिखा m1, ये पार्टिकल 1 था इसलिए इसका मास m1 है. अब इसका रेडियस वेक्टर भी ये r1 लिखा हमने. अब ओमेगा क्यों लिखा? क्योंकि ओमेगा ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है. ये हर पार्टिकल यही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ये बॉडी पे, तो इसलिए हमने ओमेगा लिखे यहाँ पर. तो ये पार्टिकल का फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट. अब सेकंड पार्टिकल के लिए भी सेम हाफ. अब यहाँ पे सेकंड पार्टिकल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये m2 आ जाएगा और यहाँ पे v2 आ जाएगा. अब फिर से v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे ओमेगा 2 नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा r2, क्योंकि ये r डिस्टेंस चेंज है. तो ये हो गया हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल क्या आएगा, हाफ mn vn स्क्वायर, और उसको हम लिख सकते हैं हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट. अब हमको निकालना है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. अब जैसा मैंने बोला था कि सबका एडिशन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस डॉट 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 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल n. तो ये हो जाएगा टोटल पूरा सम. अब यहाँ पर हमने पुट कर दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 हमने देखे थे हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये पुट कर दिया यहाँ पर. सेकंड पार्टिकल की यहाँ पर पुट कर दिए, nth पार्टिकल की यहाँ पर पुट कर दिया हमने वैल्यू. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉमन क्या निकल सकता है सब में. तो ये बात हम देख सकते हैं कि हाफ सब में कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है. बाकी m1 r1 स्क्वायर और यहाँ पे m2 r2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है. तो जो कांस्टेंट हो रही है वो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया हाफ, और ये ओमेगा स्क्वायर. अब जो वैल्यू बची वो ब्रैकेट के अंदर, तो ये होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m डॉट डॉट mn rn स्क्वायर. अब हमको ये मैथमेटिकल टर्म्स में हमारे पास एक नोटेशन है समेशन. समेशन मतलब क्या होता है, ये जो समेशन है, समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n. इसका मतलब है यहाँ पर आप mi r स्क्वायर, इसमें पहले 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर. फिर इसके बाद n के जगह एक से इंक्रीमेंट होते जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस. समेशन मतलब दोनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन आएगा. फिर ये हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर. फिर ये कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा. तो ये टोटल समेशन ऐसे लिख सकते हैं. और ये ओमेगा एज इट इज ओमेगा स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज MI/RI स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अब हमको निकालना है यहाँ पे टोटल टॉर्क ऑन रोटेटिंग बॉडी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम में सिर्फ ये डिफरेंस आपको करना होगा कि यहाँ पे आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना होगा अल्फा। तो अब यहाँ पर फिर से वैसे टोटल टॉर्क कैसे आएगा, टॉर्क ऑन पार्टिकल 1 प्लस टॉर्क ऑन पार्टिकल 2 प्लस टॉर्क ऑन पार्टिकल 3 प्लस डॉट 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 टॉर्क ऑन पार्टिकल n, मतलब टोटल पार्टिकल्स का टॉर्क का समेशन करेंगे तो टॉर्क ऑन रोटेटिंग बॉडी मिल जाएगा हमको। अब टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ये है कि टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर लिखा है F इंटू आर। अब फॉर पार्टिकल 1 है इसलिए F1 इंटू R1। अब F बेसिक न्यूटन्स लॉ से हमको मालूम है F इज इक्वल टू ma, तो वो यहाँ पर लिख दिया हमें F इज इक्वल टू ma। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन है या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने अब यहाँ पर रोटेट हो रहा है तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास AT इज इक्वल टू R अल्फा, तो वो हमने यहाँ पे यूज करे A इज इक्वल टू R अल्फा। तो A की जगह जब R अल्फा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये R1 और ये R1 मिलके R1 स्क्वायर और ये एज इट इज M1 R1 स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल। अब ऐसे ही सेकंड पार्टिकल के लिए भी हमने कैलकुलेट किया और nth पार्टिकल के लिए किया। अब टोटल टॉर्क क्या है सबका एडिशन। अब फिर से यहाँ पर हमने वही किया, सब ये τ1 की वैल्यू, τ2 की वैल्यू और τn की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब फिर से यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पे कॉमन है सिर्फ अल्फा, तो हमने अल्फा को कॉमन निकाल लिया। कि जो बचा वो हमने यहाँ पे लिख दिया M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस MN RN स्क्वायर। अब फिर से इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम MI/RI स्क्वायर। अब जैसा हमने पहले देखा था कि ये समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय I, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गया τ इज इक्वल टू I अल्फा। तो ये हमारे पास टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी मिल गया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो हमारे पास डिनोट करते हैं हम उसको L से। तो फिर से इसमें भी वैसे ही होगा कि L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट Ln। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला हमको ये मालूम है कि L इज इक्वल टू MVR होता है। अब यहाँ पर MVR, तो यहाँ पर मास भी चेंज है, वेलोसिटी भी चेंज है, रेडियस वेक्टर भी चेंज है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। और हमारे पास बेसिक रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब V इज इक्वल टू R ओमेगा जब हो गया तो अब ये R1 और R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर। तो L1 की वैल्यू क्या आ गई, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, राइट। अब सेम हम L2 के साथ भी करेंगे और Ln के साथ भी करेंगे और फिर से वही टोटल एडिशन करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर LR इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट प्लस Ln। फिर से L1 L2 और Ln की वैल्यू पुट कर दिया। फिर यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ ओमेगा कॉमन है, तो हमने ओमेगा कॉमन निकाले, बाकी जो बच रहा था वो ब्रैकेट में लिख दिया। फिर से जो ब्रैकेट में है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो हमारे पास आ गया कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी विल बी L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन ये इजी वे में सॉल्व हो गए। अब आपको जैसा एक क्वेश्चन अगर ये सॉल्व करना आ गया तो आपको तीनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना आ जाएंगे। लेट अस गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक न्यूमेरिकल है, फ्लाईव्हील ऑफ मास 8 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन is subjected to an accelerating torque of 0.01 Newton meter for 10 seconds. Calculate the change in angular momentum and change in kinetic energy. अब चेंज, यहाँ पर चेंज का हमारे पास बेसिक सिंबल होता है फिजिक्स में डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। अब डेल्टा यहाँ पर निकालना है, एंगुलर मोमेंटम मतलब L, तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब KE विल बी काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल का काम ये है गिवन डेटा जो है वो लिख देना चाहिए। अब गिवन डेटा, अब गिवन डेटा हम क्या क्या लिखेंगे, फ्लाईव्हील ऑफ मास 8 kg, तो m इज इक्वल टू 8 kg, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट किए तो ये आएगा 0.1 मीटर। अब इसके बाद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड कितनी है, मतलब ओमेगा 1 दिया है, पहले से घूम रहा है वो 5 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब टॉर्क कितना है, टॉ इज इक्वल टू 0.01 न्यूटन मीटर फॉर 10 सेकेंड्स और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, राइट। अब चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो पहले चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी L2 माइनस L1। अब L का फॉर्मूला हमको मालूम है, L का फॉर्मूला है I ओमेगा, L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो अब L2 क्या आएगा, I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2। अब यहाँ पर हम I1 और I2 ये चेंज नहीं ले सकते, ये सिर्फ I रहेगा, क्यों, क्योंकि फ्लाईव्हील तो एक ही है। तो ये आएगा I ओमेगा 1 माइनस I ओमेगा 2।
तो यहाँ पर I कॉमन निकालिए तो ये क्या हो जाएगा I ω1 माइनस ω2। अब I निकालना है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालेंगे? अब हमको ये मालूम है कि फ्लाई व्हील जो है वो एक डिस्क होती है, तो फ्लाई व्हील का डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस होता है mr²/2। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील दैट इज अ डिस्क इज mr²/2। तो ये वैल्यू हो गई I की। अब हमारे पास I है, हमारे पास ω1 है, हमारे पास ω2 नहीं है, तो हम ω2 कैसे निकाल सकते हैं? हमको एक बेसिक इक्वेशन मालूम है कि ω2 इज इक्वल टू ω1 प्लस अल्फा टी। ये हमारे पास कहां से? ये V इज इक्वल टू U प्लस AT से। तो अब ω2 निकालना है, ω1 है 5, अल्फा कितना दिया है? अल्फा हाँ, अब अल्फा जो है तो हम अल्फा हमारे पास ये फॉर्मूला हमको मालूम है और एक कि टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हम टॉ के जगह क्या रख देंगे? अल्फा की जगह क्या रख देंगे? टॉ बाय आई। तो ये क्या हो जाएगा? टॉ बाय आई टी। तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस टॉ की वैल्यू हमको मालूम है, टॉ गिवन 0.01 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा mr²/2। तो ये क्या हो जाएगा? mr²/2 मास दिया है 8, r दिया है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 1 जा 2 4 जा, तो ये 4 इंटू 10⁻² आ गया। तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻² इंटू टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये भी 10⁻², ये भी 10⁻², तो कैंसिल हो गया। अब 10 डिवाइड बाय 4 होगा 2.5, तो ये हो जाएगा 7.5 रेडियन पर सेकेंड। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास ओमेगा की। अब हम क्या करेंगे? ये ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ω2 की वैल्यू को। तो चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं। हमारे पास आ गया अभी कि ω2 इज 7.5 एंड I की वैल्यू कितनी आ गई? mr²/2 4 इंटू 10⁻²। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसको। L की वैल्यू है I ω2 माइनस ω1। तो I की वैल्यू आई थी हमारे पास 4 इंटू 10⁻², ω2 की वैल्यू है 7.5 और ω1 की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² इंटू 7.5 माइनस 5 इज 2.5। अब ये क्या हो जाएगा फिर? I 4 इंटू 2.5 इज 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻², दैट विल बी 10⁻1 मतलब 0.1। तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको, तो वो होगा ke2 माइनस ke1। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी टू। काइनेटिक एनर्जी का हमको फॉर्मूला मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ω²। तो अब ये हो जाएगा हाफ I ω2² माइनस हाफ I ω1²। अब ये फिर से हो जाएगा हाफ I कॉमन निकल जाएगा, ω2² माइनस ω1²। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन के लिए a² माइनस b² लगा सकते हैं फॉर्मूला। a² माइनस b² क्या होगा? a प्लस बी एंड a माइनस बी। और यहाँ पे हमने I की वैल्यू निकाले थे 4 इंटू 10⁻², तो वो हम पुट कर देंगे। अब a प्लस बी और a माइनस बी, इसको ऐसे लिख दे सकते हैं I ω2 माइनस ω1 इंटू ω2 प्लस ω1। तो हमारे पास ω2 था 7.5 माइनस 2.5 और यहाँ पे ω2 प्लस ω1 आएगा 7.5 प्लस 2.5। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 10⁻² इंटू 7.5 माइनस 2.5 विल बी 5 एंड 7.5 प्लस 2.5 विल बी 10। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 9 100, 100 इंटू 10⁻² विल बी 1। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1 और उसका यूनिट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का जूल। तो ये आ गया हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दोनों भी आ गए। सो लेट अस गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the two wheels of moment of inertia 4 kg/m² rotate side by side at the rate of 120 revolution per minute and 240 revolution per minute respectively in the opposite directions. ये यहाँ पर important word है opposite directions. If now both the wheels are coupled by means of weightless shaft so that both the wheels rotate with a common angular speed, calculate the new speed of rotation. मतलब अगर ये दोनों टायर है, एक घूम रहा है फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन में और एक घूम रहा है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो ये दोनों की स्पीड चेंज है। एक की स्पीड है 240 रेवोल्यूशन पर मिनट और एक की स्पीड है 120। तो अगर ये दोनों को एक रॉड से या एक शाफ्ट से कनेक्ट कर दिए यहाँ पर,
तो अब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू होंगे। तो अब वो डायरेक्शन में जो उनकी न्यू स्पीड रहेंगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हम पहले लिख लेंगे कि अब यहाँ पर क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, दोनों व्हील इक्वल है, सेम है, तो ये आई हो गया 4 kg मीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट कितना ओमेगा दिया है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये है गिवन डेटा। और ओमेगा 2 कितना दिया है, 240 रेवोल्यूशन पर मिनट, राइट। अब हमारे पास दिया है कि अगर वेटलेस शाफ्ट बोलने का मीनिंग ये है कि वो शाफ्ट एक्स्ट्रा कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एक्स्ट्रा टॉर्क एग्जर्ट नहीं करेंगी। अब एक्स्ट्रा टॉर्क एग्जर्ट नहीं हो रहा तो हमने एक बात पढ़े थे कि मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। अब और एक बात हमने वेक्टर क्वांटिटीज में ये पढ़े थे कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज किए तो उसके साइन में भी चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसा हम बोलेंगे कि L1 प्लस माइनस L2, इसका मतलब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल L1 ये डायरेक्शन में है और L2 ये डायरेक्शन में है, तो हमने अगर माइनस L2 लिया तो L2 भी ये डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। अब इसलिए हम ये दोनों को ऐड कर सकते हैं एक साथ पे, तो हम L1 माइनस L2, अब जब ये शाफ्ट लग जाएगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम कुछ ना कुछ सेम आ जाएगा क्योंकि वो सेम स्पीड से घूमेंगे बाद में। तो इसका आंसर आ जाएगा L डैश, मतलब 2L डैश, क्योंकि ये जब दोनों को शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे तो वो सेम स्पीड से घूमेंगे तो एंगुलर मोमेंटम भी सेम होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। L क्या है हमारा, आई ओमेगा 1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, आई ओमेगा 2 विल बी 2I ओमेगा डैश। अब I कॉमन है तो इसलिए हम I को कैंसिल कर दे सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अब ओमेगा का हमारे पास एक फॉर्मूला ये है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाय टी और 1/t इज फ्रीक्वेंसी, तो सो ये उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2πn। तो अब यहाँ ओमेगा 1 यहाँ पर, हाँ L2 माइनस L1 लिखेंगे हम इसको आसानी के लिए, हमारा सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2πn2 माइनस 2πn1 और यहाँ पर ये 2 एज इट इज ओमेगा डैश कहेंगे 2πn डैश। अब यहाँ पर 2π कॉमन है सब में तो 2π चला गया, कैंसिल हो गया। अब तो यहाँ क्या बचेंगे, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 2n डैश। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि n2 माइनस n1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n डैश। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 क्या दिया है हमारे पास, फ्रीक्वेंसीज 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो ये हो जाएगा सॉरी n2 इज 240, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 120 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n डैश। तो अब 240 माइनस 120 इज 120 एंड 120 डिवाइड बाय 2 इज 60, सो n डैश विल बी 60 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब ये यूनिट कहाँ से आया, क्योंकि इसका भी यूनिट सेम ही था इसलिए ये भी सेम ही आया। और ये हमारे पास ये n1 था और ये n2 था, फ्रीक्वेंसी दिया हुई थी दोनों की, राइट। सो लेट अस गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A railway track goes around a curve having a radius of curvature of 1 kilometer. The distance between the rail is 1 meter. Find the elevation of the outer rail above the inner rail so that there is no side pressure against the rails when the train goes around the curve at 36 km per hour. मतलब ये जो ट्रेन का रेल है वो रेल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा एलिवेटेड है एक सर्टेन एंगल थीटा से। जैसा आप यहाँ पे ये डायग्राम में या इधर देख सकते हैं कि ऐसा एलिवेटेड है पोर्शन। अब एलिवेटेड है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये लेंथ b को डिनोट किया हमने, ये h है और ये i है। तो हमारे पास पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा क्या कह दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द रेल को हमने क्या डिनोट किया, b से, तो b इज 1 मीटर। एलिवेशन निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, ये थीटा एलिवेशन है। और क्या दिया है, ट्रेन की स्पीड दी है, ट्रेन की स्पीड मतलब v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर आवर का हमने कन्वर्जन फैक्टर देखा था 5/18, अब 18 1 18 2 तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब हमको इसका फॉर्मूला मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, राइट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर, v कितना है 10, तो 10 इंटू 10 विल बी 100 अपॉन r कितना है 1000।
इंटू जी, जी कितना है 9.8। तो हम इसको कैलकुलेशन पर्पज इजी होने के लिए इसको भी हम 10 कंसिडर कर लेंगे। इसको हम यहाँ पर मिटाए थे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे बाद में, नहीं तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/10 इंटू 10 मतलब 1/100, 1/100 मतलब 0.01 बचेंगे यहाँ पर। अब हमको ये मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू 0.01, ये आ गया हमारे पास। अब आप इससे या तो लॉग बुक से tan इनवर्स निकाल सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर एक इजी मेथड होने के लिए अब ये जो एलिवेशन होता है हमेशा, ये आपने भी देखा होगा बहुत छोटे एंगल से होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ट्रेन तो एकदम ही ऐसा टेढ़ी हो जाएंगी, तो उससे तो गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ट्रेन के टॉपल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये एंगल बहुत छोटा होता है। और tan थीटा, अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा। अब यहां पर हम sin थीटा, ये इजी कैलकुलेशन के लिए सिर्फ, अब यहां पर sin थीटा क्या होगा, sin थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर sin थीटा होगा h/l। तो sin थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर h/l, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.01। तो हमको बेसिकली h ही निकालना था, एलिवेशन। तो h कितना आ गया हमारे पास, l इंटू 0.01, और l कितना दिया है 1 मीटर, सो दैट विल बी 0.01 h, ये भी आ गया हमारे पास। l भी रेडियस ये है तो l भी 1 मीटर है, इसलिए ये आ गया। लेट अस गेट ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is derive an expression for the difference in tensions at highest and lowest point for a particle performing vertical circular motion। मतलब एक पार्टिकल जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो जब टॉप पोजीशन पे है, मतलब ये इधर पोजीशन पे, तो उसका टेंशन कितना होगा, और बॉटम पोजीशन पे है तो उसका टेंशन कितना होगा, इनका डिफरेंस निकालना है हमको। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि जब वो पोजीशंस पे है तो उन पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो जब भी टेंशन विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सपोर्ट और टुवर्ड्स द सेंटर, तो अब ये टेंशन किधर एक्ट होगा, इधर, और बॉडी का वेट भी हमेशा नीचे ही एक्ट होता है, तो ये हो गया mg वेट इसका, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर एक्ट होगा, ये हो गया टॉप पोजीशन पे, इसको हम बोल देंगे TP एट टॉप पोजीशन। अब ये बॉटम पोजीशन पे, तो वेट तो नीचे ही एक्ट होगा हमेशा, टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द सपोर्ट और टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो ये हो गया टेंशन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ होगा। बस ये हमको वर्ड्स में लिख देना है यहाँ पर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, टॉप पोजीशन पे टेंशन एट टॉप पोजीशन। अब यहाँ पर वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा हमको, तो टेंशन और वेट सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर प्लस mg, और ये बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mv²/r, राइट। तो ये यहाँ से हम TP निकाल लेंगे, TP कितना आएगा mv²/r, यहाँ पर हम टॉप पोजीशन के लिए, हाईएस्ट पोजीशन के लिए h डिनोट कर देंगे, VH माइनस mg, करेक्ट। अब ऐसे ही बॉटम पोजीशन के लिए क्या आएगा, TB इज इक्वल टू, क्या बैलेंस कर रहा है इसको, mg प्लस CF, mg प्लस mv बॉटम स्क्वायर/r, राइट। अब हमको ये मालूम है कि जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे होता है तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VH इज इक्वल टू √rg, और जब बॉटम पे होता है तो V बॉटम का फॉर्मूला होता है √5rg। अब यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा rg, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, mrg/g माइनस mg। अब ये g कैंसिल हो गया, सॉरी r, ये r है, ये r कैंसिल हो गया, तो ये बचा mg माइनस mg, दैट विल बी 0। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mg प्लस m इंटू 5rg/r, तो ये r कैंसिल हो गया, तो बचा mg प्लस 5mg, तो ये हो जाएगा 6mg। अब हमको बोला है कि दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस कैसे आएगा, t बॉटम माइनस t अप और t हाईएस्ट पोजीशन, तो ये क्या आएगा 6mg माइनस 0, क्योंकि ये आया था 0, तो इसका आंसर आएगा 6mg, राइट। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस का थ्योरम आपको क्या बताता है, ये हम पहले देखते हैं। स्टेटमेंट ये बोलता है कि if you want to calculate the moment of inertia about any point from to the axis, so it will be the addition of two terms. What will that two terms be? The first term will be moment of inertia passing through center of mass, and the next term will be the product of the mass of the whole body and the perpendicular distance, this h, from the point or from the axis that you want to calculate and the center of mass.
राइट। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्म जब हम देखेंगे तो हमको ये मालूम है कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, राइट। अब OD भी एडिशन ऑफ टू टर्म्स है, OC प्लस CD, तो हम ये लिख देंगे OC प्लस CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब फिर से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल PCD PC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP स्क्वायर, राइट। OC स्क्वायर प्लस 2, बाकी का तो एज इट इज OC इंटू CD प्लस CP स्क्वायर, और ये क्या हो गया, OP स्क्वायर। अब OP का हमने डिस्टेंस क्या बोला है, R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू OC कितना डिस्टेंस है, H स्क्वायर प्लस 2 इंटू OC कितना है, H, और CD कितना है, X, प्लस CP कितना है, R0 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हम एक स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय DM मतलब स्मॉल मास एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन H स्क्वायर प्लस 2HX प्लस R0 स्क्वायर DM, राइट। अब ये हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट R पॉइंट O, ये हो जाएगा I, कैसे, I इज इक्वल टू MR स्क्वायर, इंटीग्रेशन टोटल अगर मास का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा M। अब यहाँ पर आते हैं प्रॉब्लम्स, कैसे आएंगे प्रॉब्लम्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर DM, तो H तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DM विल बी M एंड H स्क्वायर विल बी एज इट इज। अब यहाँ पर 2HX, I इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, IC, ओके। तो अब यहाँ पर हमने देखा है कि 2HX मतलब यहाँ पर हाइट के साथ x भी मल्टीप्लाई होंगे। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस से आप ले रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर वो हमेशा आएगा 0, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा 0। अब क्या बचेगा, R0 स्क्वायर DM, R0 स्क्वायर DM मतलब टोटल मास का इंटीग्रेशन हो जाएगा, R0 स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा MR0 स्क्वायर। अब MR0 स्क्वायर क्या है, R0 है सेंटर ऑफ मास से पॉइंट P की पोजीशन, तो इसका मतलब ये होगा IC, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अगर आपको इसको एग्जाम में कैसे लिखना है या फिर उसके स्टेटमेंट्स कैसे लिखना है वो देखना है, तो हम ये वीडियो में के लिंक में एक PDF डाल देंगे, उसमें आपको वर्ड टू वर्ड आपको जैसा लिखना है एग्जाम में वो टाइप में आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। सो लेट अस गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। अब कोनिकल पेंडुलम क्या है और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला। Conical pendulum is nothing but a simple pendulum. But what is the difference? The difference is it is rotated in horizontal circle and the axis describes a cone. जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशन में कि ये बॉब डिस्क्राइब कर रहा है कोनिकल पेंडुलम का मोशन, राइट। अब हम यहाँ पर इसका देख लेंगे क्या क्या आगे होता है। तो हम ये एंगल थीटा कंसिडर करेंगे, ये डिस्टेंस h हाइट, ये रेडियस r। अब ये टेंशन, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि टेंशन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द रेडियस और टुवर्ड्स द सपोर्ट। ये सब चीजें एक ही वे होती है डायरेक्शन के हिसाब से। तो हम यहाँ पर जब डायरेक्शन लेंगे तो हम ये लेंथ L ले रहे हैं, तो टेंशन होगा इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब टेंशन को हमको रिजॉल्व करना है टेंशन को, तो यहाँ पर एंगल है थीटा, राइट। तो अब जब भी हमको रिजॉल्व करना है तो अगर हम थीटा के एंगल की तरफ जब भी टी टेंशन को लेंगे तो वो हो जाएगा टी कॉस थीटा, उसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और अपोजिट टू द एडजेसेंट साइड विल बी टी साइन थीटा, राइट। और ये पार्टिकल का मास तो हमेशा नीचे ही एक्ट होगा, तो ये हो गया mg उसका मास, और ये हम बोलेंगे पॉइंट A है। तो अब वही बैलेंस का खेल हमको देखना है यहाँ पर कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। तो ये जो टी साइन थीटा जो फोर्स है ये टुवर्ड्स द रेडियस है, तो इसको कौन बैलेंस करेगा, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, राइट।
अब यहाँ पर टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको कौन बैलेंस करेगा? वेट। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब हम कुछ नहीं, ये दोनों का रेशो ले लेंगे बस। तो ये दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? ये अगर ऐसा रेशो ले लिया तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी टैन थीटा, विल बी एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी, राइट। अब हम यहाँ पर टैन थीटा ले लेंगे, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? टैन थीटा का फॉर्मूला होगा अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा आर बाय एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब हमको एक फॉर्मूला बेसिक मालूम है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे आर बाय एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर जी। तो ये एक आर यहाँ पे कट गया, ये एक आर यहाँ पर कट गया। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एच। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है, मतलब टी निकालना है, तो हमको पहले ओमेगा आ गया तो इसका रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एच, राइट। अब हम एच देखेंगे, एच क्या है? एल ये है और थीटा ये है, तो एल के कंपोनेंट्स में एच को क्या लिख सकते हैं हम? एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब हमको एक चीज मालूम है, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। अब हमको ये एक चीज मालूम है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। अब ओमेगा की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ से? जी अपॉन अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, राइट। अब वो यहाँ पर पुट कर देंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। तो ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो let us get on to the next question. The next question is obtain an expression for maximum safety speed with which a vehicle can be safely driven along a curved bank road. अब हमारे पास एक कर्व्ड बैंक रोड है, मतलब टर्न तो है ऐसा, ये है नॉर्मल रोड और ये है कर्व्ड बैंक रोड, मतलब ऐसा कर्व के अलोंग मूव होगा व्हीकल हमारा। अब उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे वो हम देखते हैं। एक तो बेसिक फोर्स है वेट, वेट कभी भी अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट होगा। अब ये है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वो बॉडी के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो अब ये बॉडी ही हमारे पास कार ही टेढ़ी है हमारी, तो इसलिए उसके अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्ट हो रहा है ये। अब हमको बस ये डायग्राम याद रखना है, अगर आपको ये डायग्राम याद हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पर बनाए, तो ये है N नॉर्मल रिएक्शन और ये F क्या है यहाँ पर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। तो यहाँ पर हमारे पास है F, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, तो उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो वो फोर्स हमको मालूम है F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो हम अब देखते हैं यहाँ पर N है और ये थीटा इधर है, तो हमने देखा कि थीटा को लगकर जब भी हम कोई कंपोनेंट का रिजोल्यूशन करेंगे तो वो होगा कॉस थीटा, तो इसलिए ये हो गया n कॉस थीटा और ये अपोजिट टू द एंगल है तो ये हो गया n साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट है F और ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल होगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? F cos थीटा, क्योंकि ये थीटा के साथ में है और थीटा के साथ में जो नहीं है वो हो जाएगा H sin थीटा। बस इतना ही समझना था। अब बस आपको एज इट इज ये लिख देना है और एक दो स्टेप करना है तो आंसर आ जाएंगे। अब ये हमने इसको सिंपल ऐसे ही लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है बस वही देखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? ये F sin थीटा प्लस एम जी, F sin थीटा प्लस एम जी। अब ये F cos थीटा प्लस n sin थीटा, F cos थीटा प्लस n sin थीटा, ये किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो ये है हमारे पास mv स्क्वायर बाय आर, राइट। अब इसको बस अच्छे से लिख लेंगे बस, तो ये क्या हो जाएगा? n cos थीटा प्लस माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू mg, करेक्ट। सो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, n sin थीटा प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? n cos थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू mg, राइट। अब हमको यहाँ पर n cos थीटा से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा n cos थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा n cos थीटा और यहाँ पर भी हो जाएगा n cos थीटा, राइट। अब ये n और n कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा विल बी tan थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा f बाय n अपॉन
एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा फिर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस एफ अपॉन एन टैन थीटा इज इक्वल टू एम कैंसिल हो गया यहाँ पर वी स्क्वायर बाय आर जी, राइट। तो अब यहाँ पर हो गया टैन थीटा प्लस एफ बाय एन अपॉन 1 माइनस एफ बाय एन टैन थीटा। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। ओके, यहीं पे कर देंगे इसको, टैन थीटा प्लस एफ बाय एन टैन थीटा प्लस एफ बाय एन अपॉन 1 माइनस एफ बाय एन टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, राइट। अब यहाँ पर f, तो यहाँ पर f हमारा है, f क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा यहाँ पे, फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f इज इक्वल टू म्यू एन। अब वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पर f अपॉन एन है, तो f अपॉन एन क्या हो जाएगा, म्यू। वो यहाँ पर पुट कर देंगे, टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो अब हमको v निकालना है, तो पहले आर जी को उधर भेज देंगे, तो v हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, राइट। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी का डेरिवेशन यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपका क्वेश्चन बैंक का खत्म होता है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड चैप्टर और आगे के चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो इफ यू गेट नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।